वेलकम टू बीट द स्ट्रीट। आज हम बात करने वाले क्लीन साइंस टेक्नोलॉजी आईपीओ के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे कंपनी के बिजनेस को, कंपनी के पीयर्स को जानेंगे, कहाँ पे इनके प्लांट्स है, क्या एक्सपेंशन वगैरह की कोई स्ट्रैटेजीज है या नहीं, या फिर पीयर से इनके वैल्यूएशंस कैसे हैं, प्रमोटर्स ने यहाँ पे कुछ अपने टेबल पे छोड़ा है क्या, क्या लिस्टिंग गेन वगैरह कुछ देख सकते हैं, या फिर अपने को जो दूसरा एक और आईपीओ आया है जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट, उसमें लगाना है या इसमें लगाना है, सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं सभी तरह के स्टॉक एनालिसिस और स्टॉक टिप्स के लिए। और आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, अगर आप हमारे चैनल के सब्सक्राइबर है तो आप हमें कोई भी क्वेरी हो आपको तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। एकदम फ्री सेवा है जो कि टेलीग्राम पे यूट्यूब पे पहली बार कोई कर रहा है, और आप हमें यहाँ पे टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं जो कि एक स्टॉक मार्केट ऑटोमेटेड फीड है जहाँ पे सभी तरह की खबरें ऑटोमेटेड बेसिस पे, रियल टाइम बेसिस पे अपडेट हो जाती है सबसे पहले। और ये इंडिया में पहली बार हो रहा है तो आप जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा। 5300 लोग से ज़्यादा जुड़ चुके हैं। आपको कुछ नहीं करना है, बीट द स्ट्रीट सर्च करना है टेलीग्राम पे, नहीं तो आप लिंक इन डिस्क्रिप्शन के थ्रू भी जा सकते हैं। क्लीन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, अभी अपन इसकी बात करेंगे। ये एक स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है जिसका यहाँ पे दो तीन तरह के काम है। एक तो केमिकल्स बनाती है, परफॉर्मेंस केमिकल्स, और एक फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स बनाती है और एफएमसीजी के केमिकल्स बनाती है। एफएमसीजी के केमिकल्स यानी एफएमसीजी कंपनीज में काम आने वाले। उसके बाद अगर हम बात करें फार्मास्यूटिकल इंटरमीडिएट्स यानी ग्वाइकॉल और डीसीसी जो कि फार्मास्यूटिकल कंपनीज को काम आती है फॉर्मुलेशंस या फिर एपीआई बनाने में। उसके बाद परफॉर्मेंस केमिकल्स एक ऐसे केमिकल होता है जो कि बेसिकली कंपनी किसी भी पर्टिकुलर मशीन की यहाँ पे या फिर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट की यहाँ पे परफॉर्मेंस को इंक्रीज करता है। जैसे ग्रीस एक परफॉर्मेंस केमिकल हुआ, वहीं पे कंपनी यहाँ पे बहुत तरह के जो इनके प्रोडक्ट्स हैं वो बहुत सारी इंडस्ट्रीज में काम आते हैं। जैसे कि अगर आप देखोगे एग्रोकेमिकल्स में यूज आता है, फिर एंटीऑक्सीडेंट्स फार्मास्यूटिकल कंपनीज में काम आता है, फ्लेवर्स, फार्मास्यूटिकल्स, एग्रोकेमिकल्स, एनिमल न्यूट्रिशन, फूड न्यूट्रिशन। और अगर आप देखोगे कंपनी का यहाँ पे एक मेन बेस जो बन रहा है वो ये है कि ग्रीन केमिकल कंपनी अपने आप को बताती है। ठीक है, ग्रीन केमिकल पे अपन ने दो कंपनीज ऑलरेडी डिस्कस करी है, फाइन ऑर्गेनिक्स और जो कि इसके एक लिस्टेड पीयर भी है। फाइन ऑर्गेनिक्स एक ओलिगोपेलेस्ट्री केमिस्ट्री में काम करने वाली कंपनी जो कि बहुत ही यूनिक है, आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस जरूर देखिएगा। और एक और जो है इंडिया ग्लाइकोल जो भी अपने आप को ग्रीन केमिकल कंपनी बताती है। इशू साइज यहाँ पे 1546 करोड़ का है, और सारा का सारा जो इशू साइज है वो प्रमोटर खुद लेके जाएंगे। मतलब जो भी पैसा आईपीओ से आएगा वो प्रमोटर लेके जाएंगे, कंपनी में कुछ भी पैसा नहीं आएगा। कंपनी में प्रमोटर्स अपना स्टेक यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे बेच रहे हैं और यहाँ पे कंपनी के अंदर कोई भी पैसा नहीं आएगा। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि एक तो प्राइस बैंड यहाँ पे 880 to 900 रखा गया है जिसका 16 लॉट का यहाँ पे साइज है। आईपीओ डेट 7 जुलाई से 9 जुलाई है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट बात प्रमोटर होल्डिंग की करेंगे अपन। अभी इसके अंदर है ना प्रमोटर स्टेक 95% का है और आईपीओ के बाद यहाँ पे 78% का हो जाएगा। तो लगभग इतना 22-23% का स्टेक कंपनी में प्रमोटर बेच रहे हैं। 78% यहाँ पे क्यों इंपॉर्टेंट है और प्रमोटर स्टेक ही क्यों डिस्कस कर रहा हूँ, क्योंकि सेबी के नॉर्म्स के हिसाब से 75% ही यहाँ पे स्टेक अलाउड है। तो 3 साल के अंदर प्रमोटर्स को यहाँ पे अपना 3% स्टेक भी बेचना पड़ेगा, तो उस चीज़ को बिल्कुल अपने को कंसिडर करना है। ठीक है, कि यहाँ पे प्रमोटर सेलिंग होगी आईपीओ के बाद भी। अब ग्रीन केमिस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो कि आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा बढ़ेगा और ये बाकी अदर केमिकल सेगमेंट से यहाँ पे बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ने की पूरी उम्मीद है। बिकॉज यहाँ पे ग्रीन केमिकल्स जो होते हैं बेसिकली इकोनॉमिक, एक तो इको फ्रेंडली होते हैं और उनके अंदर जो है ना नेचुरल केमिकल्स यूज़ किए जाते हैं। तो बेसिकली है ना नेचुरल प्लांट्स वगैरह और वहाँ से निकाल के ये खेतों से कुछ इंग्रेडिएंट्स लेके बनाते हैं। तो ग्रीन केमिकल्स की यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है और अपन ने ऑलरेडी देखा था। अच्छा, कंपनी के कुछ की प्रोजेक्ट्स है जिसके अंदर अगर आप देखोगे इनकी जो रैंकिंग है वो आप देख सकते हो, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में या तो नंबर 1 है वर्ल्ड के अंदर या फिर नंबर 1 है इंडिया के अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें और कहीं पे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है। तो ये बहुत ही है ना नई के सेगमेंट है। और इनके कुछ पीयर्स है यहाँ पे जो अगर आप देखोगे कैमलिन फाइन साइंसेज और सोलवे इनके 2 सबसे बड़े पीयर हैं। और उसके बाद कुछ चाइनीज़ यहाँ पे पीयर्स भी है जिसके साथ इनका कंपटीशन होता है। ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कंपनी के पास यहाँ पे एक अच्छा खासा यहाँ पे है ना प्रोडक्ट बेस है। और उसके बाद यहाँ पे कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे कंपनी के की कस्टमर्स यहाँ पे इंक्लूड करते हैं यहाँ पे एसआरएफ लिमिटेड जिसका एनालिसिस कर चुके हैं, न्यूट्रिआइड, जेनेक्स, और वहीं पे विनाती ऑर्गेनिक्स जिसका मैंने कल ही वीडियो डाला था और आज वो 5% से ज़्यादा 7-8% लगभग है ना 5% अप है। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ में मैं यहाँ पे क्यों जोड़ दूंगा, कंपनी के टोटल यहाँ पे 3 प्लांट है
दो प्लांट है और दोनों प्लांट यहाँ पे कुरकुंभ महाराष्ट्र में, जो कि JNPT के पास में। कंपनी का एक प्लांट और आ रहा है, वो भी इसी लोकेशन पे, और एक प्लांट के लिए कंपनी को जमीन मिल गई, यानी चौथे प्लांट के लिए, तो वो भी वहीं पे। तो कुल मिला के कंपनी के दो प्लांट एग्जिस्टिंग और आने वाले जो दो प्लांट जिसका डेवलपमेंट हो रहा है और जिसके लिए लैंड अलॉट हो गया, सारे के सारे चारों के चारों प्लांट एक ही जगह है, जो यहाँ पे जोग्राफिकल रिस्क पैदा करते हैं। अगर महाराष्ट्र में मान लीजिए कोविड यहाँ पे तेज होता है या फिर कुछ भी होता है, फ्लड वगैरह की स्थिति होती है, लॉजिस्टिक कॉस्ट ज्यादा होगी, तो ये सारी चीजें इंपैक्ट करती है। बाकी हर फैसिलिटी के पास कंपनी की R&D यहाँ पे फैसिलिटी भी है और ओवरऑल इनकी यहाँ पे क्वालिटी चेकिंग भी है। और कंपनी का यहाँ पे जो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन रहा है उसकी अगर हम बात करें तो 71% का रहा है, जो कि मेरे को लगता है थोड़ा कम है। ओवरऑल कंपनी का 29,900 टन का MTPA का कैपेसिटी और जिसमें से ये 71% पे आए हैं। और ओवरऑल कंपनी ने अगर आप देखोगे पिछले 3 साल के अंदर, तो कंपनी ने अपना कैपेसिटी यूटिलाइजेशन इंक्रीज किया है। कंपनी ने अपने यहाँ पे एक्सपेंशन प्लान पे कुछ ज़्यादा यहाँ पे नहीं बताया है, बट यहाँ पे कंपनी का जो लगभग 60 to 70% पैसा जो आता है वो एक्सपोर्ट से आता है। और ये कंपनी का ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 37% यहाँ पे कंपनी चाइना को बेचती है, जो कि यहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है इस पूरी की पूरी कंपनी में। यहाँ पे क्या बड़ा रिस्क हो सकता है कि ये अगर चाइना के साथ अपने इंडिया के संबंध बिगड़ते हैं, और आपको पता है चाइना सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर है केमिकल्स का और इनके कुछ मेजर पीयर्स भी यहाँ पे चाइना के अंदर है, तो अगर उन लोग ने यहाँ पे प्राइस कट किया या फिर कोई भी सरकार की पॉलिसी ऐसी बदली, दोनों सरकार की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की, तो इनका बिजनेस बहुत ज़्यादा इंपैक्ट हो जाएगा। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे चाइना से जो बिजनेस होता है, कभी 1510 मिलियन का हुआ था, फिर 1454 मिलियन और 1881 मिलियन। कंपनी ने अभी तक तो यहाँ पे है ना, एक चीज़ जो मेरे को अच्छी लगी कि वो पॉलिटिकल वोलेटिलिटी को मेंटेन करते हुए यहाँ पे कंपनी ने बहुत ही स्टेबल परफॉर्मेंस दी है। कंपनी के कुछ प्राइमरी रॉ मटेरियल्स वगैरह हैं, जिसमें से ये क्रूड ऑयल डेरिवेटिव्स वगैरह हैं। और डिविडेंड पे आउट के लिए जो कंपनी ने पॉलिसी रखी, 15% का डिविडेंड कंपनी पे आउट करेगी और ये सारी चीज़ें। अच्छा, परफॉर्मेंस केमिकल इनका सबसे इंपॉर्टेंट है, 70% रेवेन्यू वहाँ से आता है और 16% फार्मास्यूटिकल से आता है और FMCG से 12% आता है और बाकी कुछ अदर इनकम्स है। और कंपनी के KMP कंपनी के प्रमोटर्स हैं, और जो कि इनका अगर आप देखोगे काफ़ी रिच बैकग्राउंड है, सभी मतलब इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आते हैं। तो और कंपनी का यहाँ पे सोल बिजनेस इसमें ही है और लगभग है ना यहाँ पे बहुत टाइम से ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, कंपनी के यहाँ पे ना R&D वगैरह बहुत ज़्यादा कंपनी खर्चा करती रहती है, तो R&D एक बहुत बड़ा रिस्क है। अगर यहाँ पे कुछ भी इंपॉर्टेंट मतलब R&D यहाँ पे कंपनी को सक्सेसफुल नहीं हुआ तो ओवरऑल प्रॉब्लम आ जाएगी। और कंपनी ने बहुत सारे जो अपने कैटालिटिकल प्रोसेस से यहाँ पे प्रोडक्ट्स बनाए हैं उनका कोई भी पेटेंट नहीं कराया है। तो कोई भी और दूसरी कंपनी, यानी कि अगर मान लीजिए कैमलिन फाइन साइंसेज हो गई या फिर नवीन फ्लोरोसिन हो गई या फिर फाइन ऑर्गेनिक्स ने इसको कॉपी किया, तो कंपनी को यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। वहीं पर कंपनी के टॉप 10 कस्टमर्स यहाँ पे 50% रेवेन्यू लेके आते हैं और वहीं पर जो टॉप कस्टमर है वो 15% कस्टमर ना रेवेन्यू लेके आता है। तो कंपनी की डिपेंडेंसी कुछ 40-45 कस्टमर पे बहुत ज़्यादा है। कंपनी का किसी के भी साथ लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट नहीं है, भले बात परचेज की हो चाहे सेल्स की हो। सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ रेवेन्यू यहाँ पे कंपनी का MEHQ से आता है, जो कि एक इंपॉर्टेंट, इनका सबसे इंपॉर्टेंट वो है प्रोडक्ट है। उससे लगभग जो अभी रेवेन्यू आ रहा है वो करीबन 48% का रेवेन्यू आ रहा है। तो एक प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है, एक कस्टमर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है। और ज्योग्राफिकल रिस्क के बारे में मैंने आपको बताया कि कंपनी का मेजर यहाँ पे एक तो चाइना को बेचा जाता है सबसे ज़्यादा, और वहीं पे एक और जो इंपॉर्टेंट बात है कि कंपनी एक ही जगह यहाँ पे सारे काम करती है। और यहाँ पे उसके अलावा अगर आप देखोगे तो कंपनी के में कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, कैश फ्लो वगैरह अच्छा है। और ओवरऑल यहाँ पे अगर अपन डेप्ट की बात करें तो कंपनी के पास कुछ खास डेप्ट नहीं है। अगर आप नॉन करंट लाइबिलिटीज़ देखोगे तो बहुत कम है, और वहीं पे अगर करंट लाइबिलिटीज़ की भी अगर आप बात करते हो तो यहाँ पे 1019 है और यहाँ पे 1182 है। और अगर आप यहाँ पे कंपनी के पास करंट एसेट्स देखते हो तो काफ़ी ज़्यादा है, टोटल करंट एसेट्स यहाँ पे कंपनी के पास ज़्यादा है। तो कंपनी यहाँ पे आप कह सकते हो कि नेट कैश है, नेट डेप्ट फ्री है। तो ये है, तो ओवरऑल यहाँ पे डेप्ट वगैरह तो एकदम कंट्रोल में है। बाकी अगर आप देखोगे तो कंपनी अपना थोड़ा बहुत डेप्ट पिछले साल से बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 80% से बढ़ा है। करंट लाइबिलिटीज़ में भी यहाँ पे थोड़ा बहुत यहाँ पे डेप्ट इंक्रीज़ हुआ है। तो आने वाले टाइम में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है जो ट्रैक करनी रहेगी कि यहाँ पे कंपनी का क्या रहता है बेसिकली परफॉर्मेंस, यहाँ पे डेप्ट कंट्रोल में रहती है नहीं रहती। स्टेबल ग्रोथ है, 16% रेवेन्यू CAGR ग्रोथ दी है। मार्जिन इनके 55% के FY21 में जो 36% से यहाँ पे सीधा जंप हुए हैं। और कंपनी का यहाँ पे अभी जो ये मार्जिन है ये क्वेश्चनेबल हो जाते हैं। मतलब आने वाले Q1 FY22 में मैं ये ज़रूर देखूंगा कि कंपनी का मार्जिन 55% आता है क्या। जनरली कंपनी के जो मार्जिन जंप होते हैं वो अगर मेंटेन नहीं हो पाते तो स्टॉक में वापस एक है ना फॉल आउट देखने को मिलता है, जैसे अपन ने न्यूलैंड लैब्स में देखा था EBITDA मार्जिन फॉल होने के कारण।
फिर वहीं पे अगर आप देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी या फिर रेवेन्यू, तो कंपनी ने एक अच्छी खासी ग्रोथ दी है, प्रॉफिट फॉर द ईयर भी एक अच्छा खासा है। और यहीं पे अगर आप देखते हो तो ये EBITDA मार्जिन्स के इम्पैक्ट से यहाँ पे कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट यहाँ पे अच्छा खासा है। कंपनी ने यहाँ पे लास्ट 3 साल के अंदर 172 करोड़ यहाँ पे कंपनी ने स्पेंड किए हैं कैपिटल एक्सपेंशन के लिए, और जो कि यहाँ पे अच्छी बात है। और उसके अलावा यहाँ पे अपन कंक्लूजन पे मैं यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा कि देखिए, आपको यहाँ पे इस IPO को तो अवॉइड करना मैं बोलूँगा, बिकॉज एक तो यहाँ पे एक तो वैल्यूएशंस बहुत हाई है, 48 के पी पे ट्रेड हो रहा है, 17.8 प्राइस टू सेल्स का रेशो है, बुक वैल्यू भी इसकी मतलब प्राइस टू बुक रेशो भी ज़्यादा है। अगर आप देखोगे नवीन फ्लोरोसिन या फिर कैमलिन 5 साइंसेज या फिर इन सभी कंपनी से कंपेयर करते हो तो उनकी वैल्यूएशंस यहाँ पे करीबन 70 से लेके 35 के पी तक आती है। बट अब वो कंपनीज तो बहुत पुरानी है और उनका यहाँ पे बिजनेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपने को है ना 35 के पी पे अगर कोई यहाँ पे कंपनी ऑलरेडी आ रही है, तो यहाँ पे मतलब 48 के पी पे कंपनी ऑलरेडी आ रही है, तो यहाँ पे है ना बहुत कम यहाँ पे आपके पास रह जाता है यहाँ पे शेयर में लिस्टिंग गेन होने का। अपन GMP का अपडेट ले लेते हैं, आज GMP क्या चल रहा है। तो यहाँ पे जो GMP चल रहा है कंपनी का वो 470 का चल रहा है, जो लगभग कंपनी के 840 का जो कंपनी का भाव है उससे काफ़ी ज़्यादा है। तो लगभग 50% गेन यहाँ पे एक्सपेक्टेड है इस कंपनी के अंदर। बट मैं आपको अभी भी बोलूँगा कि आप इस कंपनी को अवॉइड करें और GR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स के साथ जाए। अच्छा, अपन बात करेंगे कंपनी में से दोनों का IPO साइज़ कितना है, तो इनका IPO साइज़ ज़्यादा बड़ा है, उनका IPO साइज़ थोड़ा छोटा है, तो वो सारे फ़र्क है। तो वहाँ पे आपको हो सकता है कि है ना प्रॉब्लम ये आएगी कि वहाँ पे अलॉटमेंट ना मिले। तो ये सारी चीज़ें 900 रुपये पे 470 का यहाँ पे GMP चल रहा है, तो आप एक लिस्टिंग गेन के लिए यहाँ पे मैं आपको बोलूँगा तो आप यहाँ पे लगा सकते हैं। बट यहाँ पे एक रिस्क है जो अपने को देखनी रहेगी। तो आने वाले टाइम में मतलब 1-2 दिन आज आप अप्लाई कर दीजिए, भीम UPI से जब पेमेंट करना रहता है वो वैसे भी चौथे दिन करना होता है, तो तब तक अपन GMP ट्रैक कर लेंगे। अच्छा, एंकर इन्वेस्टर्स की लिस्ट देख लेते हैं एक बार, कौन कौन से नए नए इन्वेस्टर यहाँ पे इन्वेस्ट करने आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर, नोमुरा, अशोका इंडिया फंड, ब्लैक रॉक, अबेरडीन ग्लोबल, गोल्डमैन सैक्स, न्यूरबर्ग, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी, एक्सिस फंड। फिर उसके बाद अगर आप बात करोगे तो SBI का फंड है, HDFC म्यूचुअल फंड है, आदित्य बिरला म्यूचुअल फंड है, ICICI म्यूचुअल फंड है, कोटक, निप्पॉन, गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल है जो कि बाहर का बहुत बड़ा पेंशन फंड ग्लोबल है, वोल्डा, फिर वोलराडा करको एक ही है। फिर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो पाइन ब्रिज ग्लोबल फंड और BNP परिवार है। तो यहाँ पे एक जो चीज़ मेरे को कंपेयर करने के लिए जो एक इंपॉर्टेंट लगती है वो ये है कि अपन ने GR इंफ्रा में देखा था कि वहाँ पे ना FIIs ने बहुत कम पैसे लगाया और इन लोग ने बहुत ज़्यादा यहाँ पे इस केस में क्लीन लाइफ साइंस में बहुत बड़े बड़े FIIs आए हैं। तो ये एक चीज़ आप कंसिडर कर सकते हो। देखो, लिस्टिंग गेन के लिए अगर अप्लाई करना है तो बिल्कुल करो, बट यहाँ पे मैं एक बार अवॉइड करने के लिए बोलूँगा, आप यहाँ पे लिस्टिंग के बाद तो बिल्कुल इसको एक बार निकल जाइएगा जो भी गेन है। और अगर बाजार गिरता है अपना, ऑलरेडी अभी बाजार 16,000 निफ्टी के आसपास मतलब 15,900 पे तो ट्रेड हो ही रहा है। अगर यहाँ पे बाजार गिरता है थोड़ा बहुत भी, अगर 100-200 पॉइंट, तो यहाँ पे सारे जो ये GMP और जो ये गेंस दिख रहे हैं अपने को, ये सब भाव टूट जाएंगे। अपने ऐसे पहली बार भी देखा है। और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसके बारे में बता रहा था, सारी न्यूज़ यहाँ पे अपडेट हो जाती है। अगर आप देखोगे तो ये हम लोग ने पूरा बनाया था कि केमिकल स्टॉक्स जो हम लोग ने एनालिसिस किए थे वो सारे यहाँ पे कंपनी अपन ने कवर किए हैं। सारी न्यूज़, सारे कॉन कॉल्स, यहाँ पे सारी ब्रोकरेज रिपोर्ट्स, भले टाटा मोटर्स हो चाहे कोई भी हो, तो ये सारी चीज़ें ये हम लोग ने कल विनाती ऑर्गेनिक्स दिया था। कल का ही वीडियो है 5-6 जुलाई का, और आज उसका स्टॉक यहाँ पे लगभग 100 रुपये से ज़्यादा भागा है। तो आप हमें ज़रूर यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल को। और हम लोग अब इसके बाद एक और वीडियो बनाएंगे जिसके अंदर हम लोग बहुत ही शॉर्ट वीडियो कवर करेंगे और उसमें हम लोग दोनों का कंपैरिजन करेंगे और आपको बताएंगे कि किस में फाइनली अप्लाई करना चाहिए।